Good morning, everyone. Today we will discuss further parts of Unit 2 in radar and navigation. So, today we will discuss these topics that are staggered pulse repetition frequency, range gated Doppler filter, block diagram of range gated Doppler filter, working of range gated Doppler filter, and limitations of MTI radar. So let's start with staggered pulse repetition frequency और PRF. So सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ये स्ट्रैगर्ड पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी होती क्या है और इसका यूज़ क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर पे बताया था कि MTI रडार पे जब हमारे पास सिग्नल रिसीव होते हैं तो जो टारगेट होता है वो अगर उसको हमारी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पता हो तो जो एनिमी टारगेट है तो वो ब्लाइंड स्पीड से अगर हमारी तरफ ट्रैवल करता है, दैट मीन्स रडार की तरफ अगर ट्रैवल करता है तो ब्लाइंड स्पीड के कारण हमको ये पता नहीं, ये रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता कि जो इनकमिंग सिग्नल है उसमें किसी टारगेट का प्रेजेंस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। सो ब्लाइंड स्पीड के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिग्नल को एज इको सिग्नल और क्लटर सिग्नल समझ के उसको इग्नोर कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये एज अ कोई इको सिग्नल रिसीव हुआ है। लेकिन वो जो सिग्नल है वो ब्लाइंड स्पीड में अगर एनिमी टारगेट ट्रैवल करता है तो जो फ्रीक्वेंसी हमको रिसीव होती है वो ब्लाइंड स्पीड के कारण टारगेट का डिटेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी को बहुत सारी फ्रीक्वेंसी लगातार सेंड करते जाएं, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी मल्टीपल पीआरएफ अगर हम सेंड करें तो एक कंडीशन शायद ऐसी है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि जो टारगेट है उसको हम इको से या क्लटर फ्रीक्वेंसी से सेपरेट कर सकें। सो ये ही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया हुआ है स्ट्रैगर्ड पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी पे। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है, बाय द यूज़ ऑफ मल्टीपल वेव फॉर्म by the use of multiple waveform with different pulse repetition frequency allows the detection of moving target that would otherwise be eliminated with constant PRF waveform if their radial velocity were at or in the vicinity of blind speed। ठीक है, मतलब यही है कि अगर हम मल्टीपल पीआरएफ की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए तो हो सकता है ऐसी कोई कंडीशन अराइज हो जहाँ पर वो टारगेट एनिमी टारगेट को हम क्लटर से क्लटर इको या ब्लाइंड स्पीड से सेपरेट कर सकें। ए सिंपल एग्जाम्पल शोन इन फिगर विथ ग्राफ। अभी ये जो हमने जो चीज़ बताई आपको एक एग्जाम्पल से बताएंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो गिवन एग्जाम्पल पे हमने दो पीआरएफ सेलेक्ट करी हैं, मल्टीपल पीआरएफ भी यूजुअली सेलेक्ट किया जाता है बट यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए हम सिर्फ दो पीआरएफ को यूज़ कर रहे हैं और ये डिटेक्ट करेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो प्रेजेंट है और या नहीं है। So let's start with the graph of staggered pulse repetition frequency. So here it is a graph. यहाँ पर आप ग्राफ पे देख रहे हो कि आपको दो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं। एक फ्रीक्वेंसी हमारी ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है और दूसरी फ्रीक्वेंसी दूसरा सिग्नल हमारा रेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ब्लू एंड रेड लाइन जो आप सेपरेटली देख रहे हो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है, दैट मीन्स दोनों की जो पल्स इंटरवल है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक देखो, जब सपोज करो सिर्फ हमारी ब्लू लाइन ब्लू वाला जो सिग्नल अगर ये हमारा ट्रैवल कर रहा है तो ये सबसे पहले F2 पे 0 हुआ, देन ये 2F2 पे 0 हुआ, देन ये 3F2 पे 0 हुआ। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर F2 पे हमको ब्लू सिग्नल की ब्लाइंड स्पीड मिलेगी, 2F2 पे हमको ब्लू सिग्नल की ब्लाइंड स्पीड मिलेगी एंड 3F2 पे हमको ब्लू सिग्नल की ब्लाइंड स्पीड मिलेगी। सो ये पर्टिकुलर सिग्नल की ब्लाइंड स्पीड के कारण अगर हमारे पास एनिमी टारगेट इस सिग्नल की स्पीड से वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा तो उस सिग्नल को डिटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर आप दूसरा सिग्नल देखो, दूसरा जो सिग्नल हमने यूज़ किया है रेड सिग्नल, रेड लाइन वाला सिग्नल, इस पे यहाँ पर आप देखो ये ब्लाइंड स्पीड F1 पे इसकी मिल रही है, सेकेंड ब्लाइंड स्पीड इसकी 2F1 पे मिल रही है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कंक्लूज़न निकाल रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पे 2f1 और 3f2 पे दोनों सिग्नल रेड लाइन एज वेल एज ब्लू लाइन दोनों की जो ब्लाइंड स्पीड है वो सेम आ रही है। ठीक है, मतलब जो टारगेट है वो इस ब्लाइंड स्पीड पे हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है उस सिग्नल को हम 2f2 पे डिटेक्ट कर पाएँ, हो सकता है हम f1 पे डिटेक्ट कर पाएँ, या हो सकता है हम f2 पे डिटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि इस इंस्टेंस ऑफ टाइम, कौन से इंस्टेंस ऑफ टाइम पे, इस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे वो ब्लाइंड स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो हमको अपने इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पता है और हमको अपने ब्लू लाइन सिग्नल की भी फ्रीक्वेंसी पता है, तो इसके कारण हमको इस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे ब्लाइंड स्पीड का कैलकुलेशन निकालना इजी हो जाएगा। तो हमको ये पता चल जाएगा कि अगर कोई टारगेट 3f2 की ब्लाइंड स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसके पहले वो कहाँ पर इनकाउंटर हुआ होगा, तो अपने टारगेट की रेंज बढ़ा के हम उस टारगेट को स्टेशनरी इको से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यही आपके स्टैगर्ड पीआरएफ की फंक्शन है और वर्किंग है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, बिलो द ग्राफ डिसिपाइट्स द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल डीएलसी विद टू डिफरेंट पीआरएफ f1 इज इक्वल्स टू 3f2, जैसा कि आपने देखा है। द ब्लाइंड स्पीड ऑफ फर्स्ट पीआरएफ इज f1 एंड 2f1 while the blind speed of second PRF is f2, 2f2 and 3f2. A target at the blind speed of one PRF are covered by the response of other PRF except when 2f1 is equals to 3f2. जैसा कि आपने देखा कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे दोनों की ब्लाइंड स्पीड सेम है। Thus the first blind speed at PRF1 has been doubled in the above case or above example. नाउ इसी तरीके से हमको स्टैगर्ड मल्टीपल, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसीज यूज़ की है, अगर हम मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज यूज़ करें, बहुत सारी पीआरएफ यूज़ करें, तो हमको एग्जैक्ट उसकी टारगेट की स्पीड और टारगेट का जो डिस्टेंस है वो हमको पता चल जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज़ अवर रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर। अपन लोग ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जब सिग्नल MTI रडार पे जब सिग्नल रिसीव होते हैं तो MTI रडार की ये लिमिटेशन होती है कि हम ब्लाइंड स्पीड के कारण ओरिजिनल टारगेट को इको से सेपरेट नहीं कर पाते, इसलिए हम डिले लाइन कैंसिलर यूज़ करते हैं। डिले लाइन कैंसिलर पे मल्टीपल फ़िल्टर्स हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे फ़िल्टर्स के कारण ये जो डिले लाइन कैंसिलर है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो इस डिले लाइन कैंसिलर का एक सब्स्टिट्यूट है, दैट इज़ आवर रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर। सो द डिले लाइन कैंसिलर विच कैन बी कंसिडर्ड एज टाइम डोमेन फिल्टर। ठीक है, जो हमारा डिले लाइन कैंसिलर था, स्टेशनरी इको को आपके टारगेट से सेपरेट आउट करने के लिए 2 तरीके यूज़ होते हैं, एक होता है टाइम डोमेन और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन। जो डिले लाइन कैंसिलर था वो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर था। अब जो डॉपलर फिल्टर और रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर हम पढ़ रहे हैं ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर होगा। ठीक है, तो MTI रडार पे जो हम डिले लाइन कैंसिलर देख रहे थे वो कैसा था, हमारा टाइम डोमेन फिल्टर, which has been widely used in MTI radar as the mean of separating moving target from the stationary clutter. It is also possible to employ the more usual frequency domain band pass filter. ठीक है, बैंड पास फिल्टर को अगर हम MTI के साथ शिफ्ट करें तो हमारे पास डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड टारगेट और फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी मोर कॉम्प्लेक्स, हाउएवर द सिंगल नैरो बैंड पास फिल्टर। बहुत सारे हमारे जो इकोज़ हैं उसको सेपरेट आउट करने के लिए हमारे पास डबल डिले लाइन कैंसिलर यूज़ किया था हमने, जिसके कारण जो सर्किट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो जो दूसरी स्कीम हमने यूज़ करी है वो मतलब हमने डिले लाइन कैंसिलर के अलावा अगर हम बैंड पास फिल्टर और नैरो बैंड फिल्टर्स यूज़ करें तो जो है सर्किट वो काफ़ी ईजी हो जाएगा और उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो काफ़ी हाई हो जाएगी। सो यही कॉन्सेप्ट हमारा रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर का। So a range gate is an electronic circuit that selects signal within a given time period. The gate allows signal to pass through only the within selected time. जो रेंज गेट
गेट हमारा डॉपलर फिल्टर है उसको रेंज गेट क्यों बोला गया है, क्योंकि रेंज गेट का फंक्शन ही ये होता है कि ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही ऑन होता है, स्विच ये ऑन होता है और उस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे ही सिग्नल उसमें से पास हो सकता है, अदरवाइज सिग्नल उसमें से पास नहीं होगा, जिसके कारण हमको जो टारगेट की ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल स्पीड, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. So this is the block diagram of range gated Doppler filter. Here the मेन कंपोनेंट्स आर, सबसे पहले जैसा आपने देखा था MTI रडार पे कि लास्ट हमारा फेस डिटेक्टर के बाद हम डिले लाइन कैंसिलर यूज़ कर रहे थे, सिमिलर वे पे यहाँ पर भी हम फेस डिटेक्टर के बाद ये रेंज गेट फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं. नंबर ऑफ रेंज गेट फिल्टर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन नंबर n. रेंज गेट फिल्टर के बाद हम बॉक्स कार जनरेटर यूज़ करते हैं. बॉक्स कार जनरेटर के बाद बैंड पास डॉपलर फिल्टर यूज़ करते हैं. बैंड पास फिल्टर के बाद फुल वेव लीनियर डिटेक्टर यूज़ करते हैं. फुल वेव लीनियर डिटेक्टर के बाद लो पास फिल्टर यूज़ किया जाता है. लास्ट में थ्रेशोल्ड यूज़ किया जाता है और थ्रेशोल्ड के बाद हम सारे मतलब ये जो इस तरीके के रेंज गेट हम n नंबर ऑफ रेंज गेट, सिक्वेंशियल n नंबर ऑफ रेंज गेट्स यूज़ करते हैं और सारे रेंज गेट को हम एक एक थ्रेशोल्ड के बाद डिस्प्ले डिवाइस पे पास करते हैं फॉर डिस्प्ले पर्पस. सो अब हम आगे हर एक पर्टिकुलर ब्लॉक की क्या वर्किंग है और उसका क्या काम है हमारे रेंज गेट डॉपलर फिल्टर पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो हियर इज़ द वर्किंग. So the block diagram of the video of an MTI radar with multiple range gate followed by clutter rejection filter is shown in figure. जैसा कि आपने भी फिगर पे देखा हुआ है. Range information loss and collapsing loss can be eliminated by the quantizing the time into small intervals. The process of quantization is known as range gating, whose width is depends on the range accuracy. ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या देख रहे हो, जब फेस डिटेक्टर से हमारा इनपुट आता है तो ये जो इनपुट है ये हम अलग अलग रेंज गेट पे पास करते हैं. ठीक है, सीक्वेंशियली जुड़ा हुआ है. दैट मीन्स रेंज गेट नंबर 1 एक डिफरेंट टाइम स्लॉट का इनपुट एक्सेप्ट करेगा. रेंज गेट नंबर 2 ये डिफरेंट टाइम स्लॉट का इनपुट एक्सेप्ट करेगा. इस तरीके से अलग अलग जितने भी हमने यहाँ पर नंबर ऑफ गेट्स यूज़ किए हुए हैं वो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के इनपुट को एक्सेप्ट करेगा. रेंज गेट का बेसिकली काम क्या है, ये सिग्नल को क्वांटाइज करता है. सैम्पल करने के बाद जो इनपुट हमारे पास इनपुट सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को सैम्पल करने के बाद क्वांटाइज करता है और इस क्वांटाइजेशन से हमको क्या पता चलता है कि मतलब इस ये जो क्वांटाइजेशन होता है ये एक गिवन टाइम स्लॉट पे इंटरवल पे हुआ होता है. ठीक है, और ये जो प्रोसेस पे जो विड्थ होती है ये दिस विड्थ इज डिपेंड्स ऑन द रेंज एक्यूरेसी. ठीक है, so the output of phase detector is sampled sequentially by the range gates and these gates are acts as a switch. ठीक है, these gates are acts as a switch which open and close at the proper time. हर एक रेंज गेट का जो वर्किंग टाइम है, ठीक है, वो फिक्स होगा. दैट मीन्स वो एक फिक्स टाइम पे ओपन होगा एंड फिक्स टाइम पे वो क्लोज हो जाएगा. ये जो ओपन एंड क्लोज का जो फिनोमिना है, जो फंक्शन है, वो एज अ स्विच काम करे. दैट मीन्स हमको जो आउटपुट मिलेगा वो सैम्पल्ड आउटपुट मिलेगा. सो द आउटपुट ऑफ गेट इज गिवन टू द सर्किट विच इज़ नोन एज बॉक्स कार जनरेटर. आपने देखा कि यहाँ पर जब हम रेंज गेट से इनपुट जो हमारा सैम्पल क्वांटाइज्ड आउटपुट निकलता है, क्वांटाइज्ड आउटपुट को हम किस पे इनपुट देते हैं, एज इन बॉक्स कार जनरेटर. तो बॉक्स कार जनरेटर का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ बॉक्स कार जनरेटर इज टू फिल्टरिंग द डिटेक्शन इन्हेंसमेंट ऑफ फंडामेंटल मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एंड एलिमिनेट हार्मोनिक्स ऑफ PRF. ठीक है, बॉक्स कार जनरेटर का जो बेसिक काम है वो PRF को एलिमिनेट करना है. इसके साथ साथ फिल्टरिंग एंड डिटेक्शन इन्हेंसमेंट प्रोवाइड करना है. बॉक्स का जनरेटर एज अ फिल्टर काम करता है
और ये हमारे इनपुट सिग्नल को इन्हेंस करने का काम करता है, जिसके कारण हमको अपनी फंडामेंटल मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी के बारे पे इंफॉर्मेशन मिलती है। बॉक्स का जनरेटर के बाद जो आउटपुट ऑफ बॉक्स का जनरेटर है वो हमारा इनपुट बनता है बैंड पास फिल्टर का। सो द बैंड पास फिल्टर एक्ट्स एज क्लटर रिजेक्शन फिल्टर। ठीक है, जो क्लटर रिजेक्शन दैट मीन्स हमारे मूविंग टारगेट को स्टेशनरी टारगेट से सेपरेट करना। स्टेशनरी टारगेट के से जो इनपुट हमको मिलता है या ई को जो मिलता है उसको हम क्लटर बोलते हैं। सो द बैंड पास फिल्टर acts as a clutter rejection filter and its bandwidth depends on the expected clutter spectrum. The shape of rejection band is mainly determined by the shape of band pass filter. ठीक है, जो हमारा क्लटर जो रिजेक्ट होगा उसका जो शेप है वो हमारे बैंड पास फिल्टर के शेप से रिसेंबल होना चाहिए। द फंक्शन ऑफ नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ लीनियर डिटेक्टर। हमारे बैंड पास फिल्टर के बाद हमने एक लीनियर डिटेक्टर लगाया हुआ है। द फंक्शन ऑफ लीनियर डिटेक्टर इज टू एक्सट्रैक्टिंग द सिग्नल मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द स्टेशनरी क्लटर इको फ्रीक्वेंसी। जो हमने लीनियर डिटेक्टर यूज़ किया था, जो हमने जब MTI रडार पे सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के टाइम पे हमने जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की थी उस सिग्नल मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी के स्टेशनरी टारगेट से सेपरेट आउट करने का काम होता है लीनियर डिटेक्टर का। देन low pass filter works as integrator which is designed to raise the level of input signal amplitude. लो पास फिल्टर जो है वो एज अ इंटीग्रेटर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर नंबर ऑफ n रेंज गेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो लास्ट में हर जो रेंज गेट हम यूज़ कर रहे हैं उसके उसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये इंटीग्रेटेड आउटपुट हम इनपुट देंगे किसमें? थ्रेशोल्ड लेवल पे। और थ्रेशोल्ड लेवल का काम क्या है? थ्रेशोल्ड लेवल बेसिकली ये डिसाइड करता है कि हमारे पर्टिकुलर इस थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर की जो भी वैल्यू आएंगी तब हम ये समझेंगे कि कोई टारगेट प्रेजेंट है। सपोज करो हमारे पास ये कोई थ्रेशोल्ड लेवल हमने डिसाइड किया हुआ है, अब कोई फ्रीक्वेंसी हमारी ट्रेवल कर रही है जो इस थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे है, लेकिन इस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे फ्रीक्वेंसी बढ़ के एम्पलीट्यूड जो हमारे सिग्नल का एम्पलीट्यूड रेज होके इतना हो गया। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये हमारा थ्रेशोल्ड लेवल था। अगर वैल्यू जो हमारा सिग्नल है, सिग्नल कौन सा है? हमारा जो सिग्नल है वो हमारा ये सिग्नल है। ठीक है, ये जो सिग्नल अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे है दैट मीन्स हम क्या एज्यूम करेंगे कि कोई भी टारगेट प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लटर है। लेकिन अगर हमारे थ्रेशोल्ड लेवल से सिग्नल एम्पलीट्यूड हाई होता है, थ्रेशोल्ड लेवल से ये हाई हो रहा है, दैट मीन्स हम ये एज्यूम करेंगे कि इस इंस्टेंस ऑफ टाइम, ये टाइम के साथ आपका सिग्नल बढ़ रहा है, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद टारगेट का प्रेजेंस हम ऑकर हो रहा है ये एज्यूम करते हैं। सो थ्रेशोल्ड लेवल यही बताता है कि अगर वैल्यू थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है दैट मीन्स वो स्टेशनरी क्लटर है। अगर थ्रेशोल्ड लेवल से वैल्यू हाई जाती है तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर कोई एनिमी टारगेट प्रेजेंट है। सो द ओनली दोज सिग्नल विच क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड आर रिपोर्टेड एज टारगेट। Following the threshold detector, the output from each of the range channel must be properly combined for display for data processing. ठीक है, थ्रेशोल्ड लेवल के बाद हमारे पास जो भी डेटा आता है, हमारे पास बहुत सारे थ्रेशोल्ड लेवल्स हैं, हमने n रेंज गेट्स यूज़ किए हैं तो हमारे पास n थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ आएंगी। इन सारी थ्रेशोल्ड वैल्यू को कंबाइनली एक डिस्प्ले डिवाइस पे देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि एक्चुअल में टारगेट की पोजीशन और टारगेट की वेलोसिटी क्या है। तो वो चीज़ देखने के लिए हमको सारी थ्रेशोल्ड वैल्यू को डिस्प्ले डिवाइस पे इनपुट देना पड़ता है, जिसके आगे के डिस्प्ले डिवाइस पे आने के बाद आगे की प्रोसेसिंग पॉसिबल हो पाए। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक इज शोन इन फिगर। यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आपके फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डायग्राम है। अब आती है हमारी लिमिटेशंस ऑफ MTI रडार। MTI रडार की बेसिकली दो लिमिटेशंस है। फर्स्ट है हमारी डॉपलर शिफ्ट में रिजल्ट ब्लाइंड स्पीड। ब्लाइंड स्पीड इसकी सबसे बेसिक डिसएडवांटेज है हमारे MTI रडार की। फॉर MTI रडार रिडक्शन इन डॉपलर शिफ्ट में रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन।
ठीक है। डॉपलर शिफ्ट के कारण हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस होती है। ये दोनों लिमिटेशंस हैं हमारी एमटीआई रडार की। फर्स्ट है हमारी ब्लाइंड स्पीड और सेकंड है हमारी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू डॉपलर शिफ्ट। ठीक है, दैट्स इज दिस इज ऑल अबाउट। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा एमटीआई रडार की वर्किंग कैसी थी, एमटीआई रडार की डिसएडवांटेज क्या थी जिसके कारण हमारी ब्लाइंड स्पीड प्रोड्यूस हो रही थी। अब ब्लाइंड स्पीड क्या होती थी ये भी हम कवर कर चुके हैं। ब्लाइंड स्पीड को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है टाइम डोमेन अप्रोच और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच। टाइम डोमेन अप्रोच में हमने डिले लाइन कैंसिलर यूज़ किया था, सिंगल डिले लाइन कैंसिलर एज वेल एज डबल डिले लाइन कैंसिलर। और इस डिले लाइन कैंसिलर के अलावा फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा आता है रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर, जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्लटर्स को, दैट मीन्स स्टेशनरी टारगेट को मूविंग टारगेट से सेपरेट आउट करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा स्ट्रैगर्ड पीआरएफ, दैट मीन्स ब्लाइंड स्पीड को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका था हमारा डिले लाइन कैंसिलर, दूसरा था हमारा स्ट्रैगर्ड पीआरएफ और थर्ड टाइप है हमारा आपका पल्स रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर। So this is all about MTI radar. In next lecture we will discuss further topics of unit 2. Thank you.